चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। आज के इस लेक्चर में हम डीएनए के बारे में जानने वाले हैं। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, किस तरह से इसका ये नाम पड़ा है, इसकी संरचना कैसे होती है, क्रोमोसोम में ये किस तरह से उपस्थित होते हैं, आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी किस तरह से माने जाते हैं। ठीक है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपको डीएनए के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये लेक्चर बिल्कुल आपके लिए ही है। हम एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में जब गुणसूत्र पढ़े थे तब हमने देखा था कि गुणसूत्र या क्रोमोसोम जो होते हैं इसे कहा जाता है कि भाई ये आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होने का मतलब क्या है कि ये गुणों को जो है माता पिता से संतति में लेकर जाते हैं। ठीक है, तो गुणसूत्र में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो इस सूचना का वाहक होता है, उसको कैरी किए हुए होता है, उसे कहा जाता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, ये डीएनए होता है बेसिकली जिसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन होती है जो इस गुणसूत्र में उपस्थित होता है और वो संतति में लेकर जाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए की अगर हम बात करते हैं तो भाई इसे जो है ये न्यूक्लिक एसिड का प्रकार होता है, न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार होता है। दो तरीके के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक होता है हमारा डीएनए और एक होता है आरएनए। ठीक है, ये दो तरीके के न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए होता है इनमें से जो कि आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जो गुणसूत्र में उपस्थित है, इसीलिए कह दिया जाता है कि गुणसूत्र आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी होता है। अब डीएनए की स्ट्रक्चर समझे उससे पहले एक बार हम न्यूक्लिक अम्ल को यहाँ पर समझ लेते हैं। अच्छा, दूसरी चीज डीएनए की अगर आप बात करते हो तो ये आपको केंद्रक में देखने को मिलता ही है। उसके अलावा जब मैंने कोशिकांग पढ़ाए थे तब भी ये चीज बताई थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अलावा जो हमारे हरित लवक हैं, क्लोरोप्लास्ट है, इन दोनों के पास भी डीएनए की उपस्थिति होती है। तो बहुत बार प्रश्न आपसे यहां से भी पूछा जाता है। तो केंद्रक में तो डीएनए होता ही है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक के पास भी डीएनए की उपस्थिति होती है, ये चीज ध्यान रहेगी। तो अब सबसे पहले समझ लेते हैं भाई न्यूक्लिक अम्ल क्या है, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल का ही प्रकार है डीएनए। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो जैव अणु होता है। क्या है? जैव अणु, यानी कि बायोमोलिक्यूल होता है। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं और न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अगर मैं इस न्यूक्लियोटाइड की बात करती हूँ, इसका डिटेल लेक्चर जो है आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। अभी हम थोड़ा बेसिक यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सो न्यूक्लियोटाइड में जो है 3 तत्व उपस्थित होते हैं, यानी कि 3 कंपोनेंट्स, 3 तत्व मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ में जुड़कर ये न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। याद रहेगी ये चीज। देखो, सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें होता है नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस का मतलब क्या है? वो क्षार जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा दूसरी इसमें क्या होती है? पेंटोज शुगर, यानी कि पेंटोज शर्करा। तीसरा इसमें क्या होते हैं? फॉस्फेट, एक या एक से ज्यादा फॉस्फेट देखने को मिलते हैं। तो ये चीज ध्यान रहेगी, नाइट्रोजनस बेस यानी कि नाइट्रोजन की उपस्थिति जिसमें हो ऐसे क्षार, पेंटोज शर्करा और एक या एक से ज्यादा फॉस्फेट, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे जिसे आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हो। क्या कहेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे, है ना। तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे? न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करती हूँ इस नाइट्रोजीनस बेस की, नाइट्रोजीनस बेस यानी कि ऐसे क्षार जिसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति है, ये चीज ध्यान रहेगी। ये 2 प्रकार के देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है पायरिमिडिन। क्या होते हैं? पायरिमिडिन। और दूसरे क्या होते हैं? प्यूरिन्स। याद रहेगा, नाइट्रोजीनस बेस 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पायरिमिडिन और एक होते हैं हमारे प्यूरिन्स। अगर मैं यहाँ पर पायरिमिडिन की बात करती हूँ तो पायरिमिडिन का अगर हम डीएनए के केस में देखते हैं तो पायरिमिडिन जो डीएनए में उपस्थित होते हैं वो कौन से होते हैं? एक होता है साइटोसिन। ठीक है, साइटोसिन होता है और थाइमीन होता है।
डीएनए में। वहीं अगर हम आरएनए में बात करते हैं तो आरएनए में ये जो थाइमीन है इसकी जगह वहां पर क्या उपस्थित होता है, यूरेसिल उपस्थित होता है। ये चीज ध्यान रहेगी, बहुत बार प्रश्न आता है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ पायरिमिडीन नाइट्रोजिनस बेस की, तो डीएनए में ये साइटोसिन जिसे आप सी से कहते हो, थाइमीन टी उपस्थित होते हैं। और आरएनए में क्या होते हैं, आरएनए में साइटोसिन और यूरेसिल देखने को मिलते हैं, थाइमीन वहां पर नहीं होता। वहीं अगर आप इस प्यूरिन की बात करते हैं तो ये प्यूरिन जो होता है वो डीएनए और आरएनए दोनों में ही सेम तरीके से होता है। यानी कौन कौन सा हो जाएगा, इसमें हमें देखने को मिलता है एडेनिन। एक तो होता है एडेनिन जिसे ए से लिखा जाता है, और दूसरा होता है ग्वानिन, ठीक है, जिसे जी से लिखा जाता है। तो ये बेसिक यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस के बारे में हो जाता है। अगर आपको डिटेल में देखना हो तो आप इसको चैनल पर लेक्चर है वहां देख सकते हो, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस बेस या नाइट्रोजन को जो है कंटेन करने वाले जो क्षार होते हैं जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं, दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारे यहाँ पर हो जाते हैं ये पायरिमिडीन और दूसरे हो जाते हैं प्यूरिन्स, ठीक है। अगर पायरिमिडीन की बात करेंगे तो डीएनए में जो होते हैं वो साइटोसिन और थाइमीन होते हैं, और आरएनए की अगर बात करें तो थाइमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। वहीं प्यूरिन की अगर आप बात करोगे तो एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है। तो एजी प्यूरिन और पायरिमिडीन में हो जाएगा सीटीयू। ध्यान रहेगी ये चीज। तो नाइट्रोजिनस बेस के बारे में देख लिया। दूसरी चीज उसमें क्या उपस्थित होती है, उसमें होती है पेंटोज शुगर, यानी कि पेंटोज शर्करा। देखो अब अगर इसकी बात करते हैं तो ये दो तरीके की शर्करा होती है, ठीक है। दो तरीके की शर्करा होती है, एक होती है राइबोस और दूसरी क्या होती है, डीऑक्सी राइबोस। तो ये दो शर्करा हमें न्यूक्लियोटाइड्स में देखने को मिलती है, एक है राइबोस और दूसरी है डीऑक्सी राइबोस। अब इनका नाम कैसे पड़ा है वो भी अभी अच्छे से देखते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि राइबोस जो शर्करा है वो हमें आरएनए में देखने को मिलती है और डीऑक्सी राइबोस शर्करा जो होती है डीएनए में देखने को मिलती है। बच्चा ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। अब इसको जो है संरचना में आपको बताती हूँ, उससे आप खुद ही पता कर लेंगे कि भाई इसको डीऑक्सी राइबोस और उसे राइबोस क्यों कह रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो राइबोस होती है इसकी जो है स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो कुछ इस तरीके से ये शर्करा होती है, यहां पर ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हमारा OH ग्रुप उपस्थित है, हाइड्रोक्सिल जिसे कहा जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल है और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये यहाँ पर CH2 होता है और ये हाइड्रोक्सिल होता है, ठीक है। ये जो है इसकी फर्स्ट पोजीशन है और ये इसकी सेकंड पोजीशन है। ये मैंने किसकी बात करी है, ये मैंने राइबोस की बात करी है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना ये चीज कि अगर जब मैं राइबोस की बात करती हूँ तो जो इसकी ये सेकंड पोजीशन होती है, ये वाली पोजीशन, यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलता है, OH ग्रुप देखने को मिलता है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ डीऑक्सी राइबोस की, तो डीऑक्सी राइबोस में क्या होगा, ये देखना, देखो इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोक्सिल यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सब जो है वो ऐसा का ऐसा ही बना रहता है, ठीक है। ये इसकी सेकंड पोजीशन है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है। तो जब डीऑक्सी, ये मैंने बनाई है डीऑक्सी राइबोस की, ठीक है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा बनाई। अब जब आप यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देखो तो देखो इसकी सेकंड पोजीशन जो ये है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल देखने को नहीं है। डी का मतलब होता है यहाँ पर नहीं होना ऑक्सी, ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है। तो डीऑक्सी राइबोस ये इसीलिए बना है कि इसकी जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर क्या था, ऑक्सीजन की भी उपस्थिति थी। तो ये चीज क्लियर हो गई दिमाग में, ठीक है। तो अब मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है न्यूक्लियोटाइड्स में जो है नाइट्रोजन बेस किस तरीके से है, पेंटोज शर्करा किस तरीके से है। यहाँ पर देखो ये शर्करा बनी हुई भी है, किस तरीके से डीएनए होता है हमारा, उसमें जो है सेकंड पोजीशन पे सिर्फ हाइड्रोजन था, डीऑक्सी इसीलिए उसको कहा गया। तो ये क्या है, सारे न्यूक्लियोटाइड्स अब ये इस तरीके से जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेंगे, जिसमें आप क्या देखते हो, डीएनए देखते हो और आरएनए देखते हो। डीएनए और आरएनए में किस चीज का फर्क आया है, एक तो जो है उसमें
पेंटोज शर्करा जो है उसका फर्क आया है। आरएनए की जब आपने बात करी है तो उसमें राइबोज शर्करा हमें देखने को मिलती है, और डीएनए की जब हम बात करते हैं तो वहां पर डीऑक्सी राइबोज शर्करा हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा क्या फर्क आया है? उसके अलावा फर्क आया है पायरिमिडीन बेसिस में। क्यों? क्योंकि अगर मैंने डीएनए की बात करी थी तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है? थाइमीन देखने को मिलता है, जबकि आरएनए में हमें यूरेसिल देखने को मिलता है। बच्चा ये चीज ध्यान रहेगी, बहुत बार प्रश्न आता है, पर अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स हमने अच्छे से देख लिए हैं, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड हमारा अच्छे से हो गया है। अब हम मेन आ जाते हैं डीएनए पर। अब देखो डीएनए की जब हम बात करते हैं तो इसकी संरचना समझाने के लिए एक मॉडल दिया गया था जिसे वॉटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? वॉटसन व क्रिक ने। और इस मॉडल का नाम भी यही है, वॉटसन और क्रिक का डीएनए प्रारूप या मॉडल। ये आपको ध्यान रखना है इन दोनों के नाम। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि जो डीएनए का अणु होता है ये दो बहुन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना हुआ होता है। बहुन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है? बहुत से न्यूक्लियोटाइड जो है वो श्रृंखला में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या कहा। पहली चीज तो उन्होंने कही कि ये जो संरचना होती है वो कैसी संरचना होती है? कुंडलित संरचना होती है। डीएनए की संरचना कैसी है? कुंडलित है। दिख रहा है आपको ये कैसे है? कुंडली में एक दूसरे पे घुमे हुए हैं। उसके अलावा कैसे होते हैं? ये दो पूरक सूत्र होते हैं। कैसे होते हैं? दो पूरक सूत्र होते हैं। भाई पूरक सूत्र होने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, ऐसे समझ के चलना। ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा देखने को मिलती है। अब इसमें जब आप बात करते हो तो एक जो सूत्र होता है वो दूसरे से विपरीत दिशा में चलता है ना। इस तरीके से समझो, जैसे ये जो दो सूत्र हैं, है ना, अगर मैं इसको सीधा करके बताऊं तो ये जो दो सूत्र हैं, एक की दिशा, जैसे ये मान लीजिए ये 5 प्राइम होता है और ये 3 प्राइम होता है। ठीक है, और ये क्या होगा? ये 3 प्राइम होगा और ये 5 प्राइम होगा, तो एक दूसरे से विपरीत दिशा में होते हैं। इसकी जो दिशा होती है वो इधर होती है और इसकी जो दिशा होती है वो इधर होती है, तो विपरीत दिशा में ये एक तरीके से चलते हैं। ठीक है, इनमें अब जो हमारे ये क्षार उपस्थित होते हैं ये बीच में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो संरचना में ये जो बीच में जो भाग है वो क्या है? नाइट्रोजिनस क्षार है। इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, साइटोसिन ये एक दूसरे के साथ में युग्म बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, एडेनिन थाइमिन के साथ में युग्म बनाता है और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ में युग्म बनाता है। युग्म बनाने का मतलब है इनके बीच में बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है, पेयरिंग देखने को मिलती है। ठीक है, एडेनिन और ये जो थाइमिन है इसके बीच में 2 बंध बनकर आते हैं, जबकि साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बंध बनकर आते हैं। याद रहेगा, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड है और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्ड देखने को मिलते हैं। याद रहेगी ये चीज? तो अब मैं इसको संरचना में अच्छे से समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कुंडली में ये इस तरीके से संरचना है। अब हमेशा जो शर्करा वाला भाग होता है, शुगर वाला भाग होता है, वो यहाँ पर इधर की तरफ उपस्थित होगा। ठीक है, ये शर्करा है, मान के चलिए ये शर्करा है, और यहाँ पर जो है हमारे इस शर्करा से जो है बेस जुड़ा हुआ रहता है, क्षार जुड़ा हुआ रहता है। तो अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर थाइमिन होगा और इनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे? ये डबल बॉन्ड होंगे। इसी तरीके से ये हमारा शर्करा वाला भाग आ जाता है और यहाँ पर अगर साइटोसिन है और यहाँ पर ग्वानिन है तो इनके बीच में ये 3 बॉन्ड देखने को मिलते हैं। इस तरीके से ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़कर पूरी संरचना यहाँ पर बनाते हैं। जिसमें से अगर बात करेंगे तो अगर ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, तो ये क्या होगा? ये 5 प्राइम और 3 प्राइम हमें देखने को मिलता है। विपरीत दिशा में ये चलते हैं और एक दूसरे को पूर्ण करते हैं, पूरक करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो इनके बीच में हम बंध की बात कर रहे हैं, ये बंध कौन से होते हैं? ये हाइड्रोजन बंध होते हैं। कौन से बंध होते हैं? हाइड्रोजन बंध। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं? तो 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने बंध होते हैं? 3 बंध हमें देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न है कि यहाँ से ये भी आ जाता है कि अगर हमें इन्हें तोड़ना हो, इनको अलग करना हो, तो किसमें ज्यादा ऊर्जा देनी होगी? तो देखो, अगर मैं कह रही हूं एडेनिन और थाइमिन के बीच में सिर्फ 2 बॉन्ड हैं हाइड्रोजन वाले और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 बंध हैं, तो किसमें मुझे ज्यादा ऊर्जा देनी होगी तोड़ने के लिए? जाहिर सी बात है, जिसमें ज्यादा बंध होंगे ऊर्जा भी ज्यादा उसी में लगेगी इनको तोड़ने के लिए।
क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या है, ज्यादा बंध बना रखे हैं, तो एक दूसरे से अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो ज्यादा एनर्जी मुझे किस में देनी होगी, इसमें देनी होगी। अगर मुझे डीएनए के ये जो दो सूत्र हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एडेनिन है, यहाँ पर थाइमीन है ना, और इस तरीके से यहाँ पर साइटोसिन और ग्वानिन है, और ये एक दूसरे के साथ ये हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं। मुझे इस स्ट्रैंड को इधर और इस स्ट्रैंड को इधर करके अलग करना है, तो उसके लिए एनर्जी देनी होगी, क्योंकि बंध मुझे तोड़ने हैं, और बंध जो तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो किस में ज्यादा एनर्जी देनी होगी, इस वाले बंध को तोड़ने के लिए। तो अगर मेरे पास दो डीएनए हैं, ये दो डीएनए है, इस वाले डीएनए में एडेनिन और थाइमीन जो है वो ज्यादा मात्रा में है, और इस वाले डीएनए में साइटोसिन और ग्वानिन ज्यादा मात्रा में है। तो कौन सा डीएनए होगा जिसमें एनर्जी ज्यादा जाएगी तोड़ने के लिए, ये वाला वो डीएनए होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये एक दूसरे के साथ तीन बंध से जुड़े हुए हैं, तो एनर्जी यहाँ पर ज्यादा देनी होगी। होप सो ये आपको क्लियर होगा, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आ जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ डीएनए देखने वाले हैं, ए डीएनए, बी डीएनए एंड जेड डीएनए। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी, थैंक यू सो मच, आप लेक्चर्स को इतना प्यार दे रहे हैं, आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपके मेल्स मुझे आते हैं, मुझे जान के बड़ी खुशी होती है। सो थैंक यू सो मच, एंड इसी तरीके से चैनल पर जुड़े रहिए, सीखते रहिए नई नई चीजें। आसान भाषा में मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके आपको हिंदी में जो है लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाए, आपको अच्छे से समझ में आए। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।